हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। परीक्षावाणी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, उत्तराखंड परिवहन तंत्र। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 11, जनसंख्या और नगरीकरण, और चैप्टर नंबर 12, अनुसूचित जातियों और जनजातियाँ, दोनों चैप्टरों को बढ़िया से पढ़ भी चुके हैं और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी हम लगा चुके हैं। तो जिसने चैप्टर नंबर 11 और 12 नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देखें। सुबह 10 बजे हमारी परीक्षावाणी की क्लास आती है और आज रात 8 बजे हमारा आधुनिक भारत का टेस्ट होगा। और आधुनिक भारत में कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? आज टेस्ट होगा हमारा रात 8 बजे आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन, इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आप ये चैप्टर को खुद भी पढ़ लें अभी, और शाम को हम क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। 1857 की क्रांति हम 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे वो भी देख लें। ये जो बैच चल रहा है हमारा ऑनलाइन बैच जो चल रहा है, ये शुरुआत से चल रहा है, यानी कोई अभी भी पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसकी बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको एक बार फिर से घर पे ही पढ़ लें, खुद भी चीज़ें सर्च करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अभी तक जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं उनके प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे बना चुका हूँ, और उन सभी लेक्चर के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल है। उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चैप्टर नंबर 11 हम देख चुके हैं, उत्तराखंड जनसंख्या और नगरीकरण। चैप्टर नंबर 12 ये भी पहले से देख चुके हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ। आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट में ये बताइए आपको जो पिछले 2 लेक्चर हैं वो कैसे लगे। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना है, कोई चीज़ और बदलनी है, अपनी तरफ से मैं सारे फैक्ट जितने हो सकते हैं, सारी जो थ्योरी हो सकती है वो कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने जो पढ़ाने का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा दे रहा हूँ मैं इसमें। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पेन कॉपी लेके तैयार रहें। जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके आंसर भी आपने देने हैं कमेंट बॉक्स में। जो लाइव चैट में देना होगा लाइव चैट में, या वीडियो समाप्त होने के बाद भी दे सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, परिवहन तंत्र। मैंने पहले बता रखा है ये 11 से लेकर 21 चैप्टर तक हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें 19वां अभी हम छोड़ेंगे, वो थोड़ा लंबा है। तो 11वां 12वां हम निपटा चुके हैं, आज देखेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड परिवहन तंत्र में सबसे पहले हम सड़क परिवहन देखेंगे। ये एक बड़ा सा डायग्राम भी है, मैंने बना रखा है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसके बाद आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल आता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा एनएच बताइए। नेशनल हाईवे 07। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच, वो है 07। और भारत का अगर पूछेंगे तो सबसे बड़ा एनएच है वो NH 44 है। NH 44 ये कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से हमारा जम्मू कश्मीर तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, NH 44। और अगर ये सवाल पूछें हमसे कि भैया ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग या NH होते हैं, इनका रखरखाव कौन करता है? तो इनका रखरखाव करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय सड़क प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये देखता है हमारे और राष्ट्रीय राजमार्गों को। और इसकी स्थापना कब हुई है? ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय और जो राजमार्ग जो हमारा प्राधिकरण है उसकी स्थापना हुई है 1988 में। 1988 में, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा एनएच है वो है NH 7। ये NH 7 है। तो इसमें ऋषिकेश भी आएगा हमारा, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग से होते हुए आगे को बढ़ेगा बद्रीनाथ और माणा। रुद्रप्रयाग से ऊपर को एक रोड जाती है, ये केदारनाथ तक जाएगी, ये NH 107 है। अब ऋषिकेश से ऊपर को एक जाती है 34, ये आगे को बढ़ेगी उत्तरकाशी से होते हुए, ये गंगोत्री तक जाएगी NH 34। अब उत्तरकाशी के पास से यहीं पर से रोड कटती है 134, ये आगे को जाएगी यमुनोत्री तक। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बद्रीनाथ किस NH पर है? NH 7। केदारनाथ किस पर है? NH 107। गंगोत्री किस NH पर है? NH 34। यमुनोत्री किस NH पर है? NH 134। अब डायग्राम थोड़ा नीचे साइड को ले जाते हैं, ऊपर का तो हमारा निपट गया है। अब बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसी हिसाब से आपने बनाना भी है। तो श्रीनगर से अगर एक रोड ये जो कोटद्वार तक को जा रही है, ये NH 534 है। अब यहाँ पर से जो रोड कट रही है यहाँ तक काशीपुर तक जा रही है, ये NH 309 है, जिसमें हमारा रामनगर पड़ेगा। और ये जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, यहाँ से होते हुए जसपुर, रुद्रपुर, ये वाला एरिया NH 309 में आएगा।
ये वाला पूरा एरिया ऊपर से देखें, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक NH 309। अब आगे अगर बढ़ते हैं रुद्रपुर से ऊपर को, ये 109 पूरा ये देखिए कर्णप्रयाग चमोली तक जाएगा ये, जिसमें हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, गैरसैंण, ये सारे क्षेत्र आएंगे। तो वो हमारा NH क्या है, NH 109 यहाँ तक आदि बद्री से होते हुए कर्णप्रयाग तक जाएगा। अब ये वाला एरिया अगर हम देखें, ये वाला बाउंड्री है जो अल्मोड़ा से होते हुए पिथौरागढ़ तक रुक रही है, इसमें अल्मोड़ा, टाकुला, बागेश्वर और यहाँ पिथौरागढ़ तक, यहाँ केवल पिथौरागढ़ तक। तो ये है NH 309 का ए, NH 309 का ए। अब आगे बढ़े रुद्रपुर से आगे को, तो यहाँ को आगे बढ़ते हैं, ये पिथौरागढ़ से आगे तक जाएगी NH 09। तो रुद्रपुर, किच्छा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाटी, पिथौरागढ़ वाला पूरा एरिया आता है NH 09 में, NH 09। और ऊपर एक साइड, एक हमारा ये थोड़ा यहाँ पर मिस हो गया है, इस साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर से ऊपर को जो जाता है यहाँ पर तक ये NH 507 है, जिसमें हरभटपुर, कालसी, चक्राता, विकासनगर, ये सब देहरादून वाला एरिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि इनसे सवाल भी बनते हैं तो ये आवश्यक हो जाते हैं पढ़ने। तो गंगोत्री पुराना NH अगर पूछेंगे तो 108 और नया NH पूछेंगे तो 34। यमुनोत्री का पुराना NH देखेंगे 94 और नया NH है 134। बद्रीनाथ का पुराना NH है 58 और इसका जो नया NH है, मतलब इसका नया NH माने नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बद्रीनाथ का नया NH है 07। केदारनाथ का जो पुराना NH है वो 109 है और नया NH है इसका 107। मतलब पहले केदारनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता था 109 और वर्तमान में है 107। अब वही क्षेत्र मैंने लिखे हैं, ये किस NH के मार्ग में और कौन कौन से स्थल पड़ते हैं। जैसे NH 107 है तो इसमें रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, केदारनाथ आएगा। NH 07 में ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और माणा। आगे बढ़े NH 107A जिसमें चमोली, गोपेश्वर और उखीमठ पड़ेगा। अच्छा, उखीमठ में कौन से जो हमारा पूजा स्थल है उसका शीतकालीन पूजा स्थल है, उत्तराखंड के किस पूजा स्थल का या किस तीर्थ स्थल का शीतकालीन पूजा स्थल उखीमठ में, ये आपने जवाब बताना है। अगला है NH 109 जिसमें रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट के बाद चौखुटिया, फिर गैरसैंण, आदि बद्री और कर्णप्रयाग। आपके लिए फिर से एक सवाल है, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण, आपको पता होगा, तो आपने इसकी डेट बतानी है कि हमारे उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण, ये कब बनी। कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। और हमारे उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन है, ये भी हम जानते हैं, एक हमारा देहरादून में है, दूसरा गैरसैंण में है। तो एक सवाल और आपके लिए है, जो गैरसैंण में हमारा विधानसभा भवन है वो किन के नाम पर रखा गया है। गैरसैंण में हमारा जो विधानसभा भवन है वो किन के नाम पर है। और पंचप्रयाग पढ़े थे हमने, याद होगा आपको, उसमें कर्णप्रयाग भी था। तो कर्णप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता था उनका कोड हमने पढ़ा था KAP। उत्तराखंड में 5 पंचप्रयाग हैं जिनमें एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। तो K का मतलब हो गया कर्णप्रयाग, A का मतलब हो गया अलकनंदा और इस P का मतलब हो गया पिंडर नदी। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। तो फिर एक और सवाल है आपके लिए, एक सवाल आता है प्रथम प्रयाग, द्वितीय प्रयाग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम प्रयाग। तो कर्णप्रयाग कौन से नंबर का प्रयाग है ये आपने बताना है। ये प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है या चतुर्थ है या पांचवा है। तो ये भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं, ज़रूर बताएंगे। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर बताएंगे। अब आगे देखते हैं सड़क परिवहन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे उत्तराखंड के पेपरों के लिए। सड़क परिवहन, तो राज्य में कुल यातायात का लगभग 85% से ज़्यादा जो यातायात होता है हमारे सड़क परिवहन से होता है। अब देखते हैं कंडी राजमार्ग। तो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मार्ग है कंडी मार्ग, जो रामनगर को या रामनगर से कोटद्वार तक है। रामनगर नैनीताल, कोटद्वार पौड़ी। और इस मार्ग का निर्माण किसने कराया? अंग्रेजों ने कराया। और जो हमारा प्रसिद्ध कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है उसी के बीचों बीच या उसी के पास से ये रोड गुजरेगी।
ये रास्ता गुजरेगा कंडी मार्ग। अब आ गया कार्बेट पार्क। हमारे उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनको याद कराने का कोड में शुरुआती दिनों में दे चुका हूँ आपको पूरा वीडियो। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, देखना चाहिए, आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो 6 हैं। तो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है भारत का। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क या एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। तो आपके लिए एक सवाल है, इसका स्थापना वर्ष बताइए, इसका स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल बताइए। और अगर एक और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में आपको बता दूं, 1973 में, अप्रैल 1973 में भारत का बाघ प्रोजेक्ट आया था। तो उसी के तहत भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बना था कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कब बना था? नवंबर 1973। फैक्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करा, 7 अप्रैल 1973 को। उसी के तहत नवंबर 1973 को कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो आपके लिए एक सवाल है फिर से, दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र है हमारा राजाजी। हमारे उत्तराखंड का दूसरा ये जो बाघों के लिए संरक्षित पार्क है वो है राजाजी। तो आपने बताना है इसकी घोषणा किस वर्ष हुई या किस वर्ष इसको संरक्षित घोषित किया गया। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जिसको जवाब नहीं पता है वो ढूंढें जवाब। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा हमारा हल्द्वानी में है, चालक प्रशिक्षण केंद्र हमारा हल्द्वानी में है। अब आते हैं हम कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, जिसको हम KMOU कहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई है, केमू की स्थापना हुई है 1939 में काठगोदाम में, जिसके अन्य कार्यालय रामनगर और टनकपुर में है। अब गढ़वाल का कैसे याद करें, इसका सन में बहुत आसानी से आपको याद करा दूंगा। तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, इसको GMOU कहेंगे। तो इसका स्थापना वर्ष है 1941। अब देखिए हमारे उत्तराखंड में 2 हैं क्या मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल। तो कुमाऊं बना है 39 में, तो 39 में 2 जोड़िए, तो 2 जोड़ते ही बनता है 1941। तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1941, कुमाऊं मोटर की स्थापना 1939। 39 में 2 जोड़ा 1941। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गढ़वाल वाले का कोटद्वार में। इसका अन्य कार्यालय है हमारे ऋषिकेश में। एक और सवाल आपके लिए, ऋषिकेश में किन नदियों का संगम होता है? और ऋषिकेश में किन नदियों का संगम होता है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। इसका स्थापना हुई है 1958 रामनगर में। स्थापना हुई है 1958 रामनगर में। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रेल परिवहन, उत्तराखंड का रेल परिवहन। सबसे पहले हमने सड़क परिवहन देखा, आप देखते हैं रेल परिवहन। थोड़ा इसको अब बढ़ते हैं। तो राज्य में रेल पथ वाले कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और रेल पथ मतलब ऐसे जिले जहां रेल है। तो 3 जिले हमारे कुमाऊं के हैं, 3 जिले हमारे गढ़वाल के हैं। तो गढ़वाल के हैं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, और कुमाऊं के हैं उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत। अब इसी में अगले सवाल बनते हैं, सर्वाधिक ट्रैक किस जिले में है? तो सर्वाधिक ट्रैक है हमारे रेलवे ट्रैक है हरिद्वार में। और सबसे कम ट्रैक अगर पूछेंगे तो पौड़ी में है, एक ही ट्रैक है यहाँ। और वो ट्रैक भी हमारा कहाँ पर है? कोटद्वार में है। कहाँ पर है? कोटद्वार में है। कोटद्वार में। सर्वाधिक ट्रैक हरिद्वार में, सबसे कम रेलवे ट्रैक है हमारे कोटद्वार में, वो भी एक है कोटद्वार यानी पौड़ी में। तो आपके लिए एक सवाल है, कोटद्वार के अन्य नाम बताइए। ये मैं पहले पुराने वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, वैसे आपने बताना है कोटद्वार के अन्य नाम। जितने नाम आपको याद हो वो बता दीजिए। अगला है 1884 में राज्य में पहली बार रेल लाइन बिछाई गई रामपुर से काठगोदाम के बीच में। 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। हमारे उत्तराखंड के पेपरों के लिए फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं। 1897 को नजीबाबाद बिजनौर, ये यूपी वाला एरिया है, तो नजीबाबाद बिजनौर यूपी से कोटद्वार पौड़ी तक रेल मार्ग जोड़ा गया। सन 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया रेल मार्ग के जरिए। सन 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया रेल मार्ग के थ्रू। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना, जिसके बारे में अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा भी करी है। इसके बारे में भी हाल ही में बीच में न्यूज़ में भी चल रहा था।
तो उम्मीद है क्या पता इससे सवाल बन जाए। तो अगली परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एक सवाल मैं आपको यहीं पे याद करा देता हूँ, ये केवल गढ़वाल में फैला है। तो सिंपल सवाल पूछ दे, इनमें कौन सा जिला शामिल है, कौन सा नहीं है। कुमाऊं का अगर जिला दिखता तो आप सीधे समझ जाइए कुमाऊं वो गलत होने वाला है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना केवल गढ़वाल में है। ये 5 जिलों से गुजरेगी। कौन कौन से हैं? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल के 5 जिलों से गुजरेगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। तो आप लोगों के लिए एक सवाल, चमोली का स्थापना वर्ष बताइए। चमोली जो जिला है वो कब बना? अब इसकी लंबाई अगर देखें तो प्रस्तावित लंबाई है इसकी 125.20 किलोमीटर। कुल लागत विचार तो ऐसा ही है कि इतना ही लगेगा, 16,216 करोड़। और उम्मीद है इसका संचालन यानी इसका काम शुरू हो जाए 2023-24 के बीच में। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ काम चल रहे हैं तो उम्मीद तो बहुत कम है। देखें अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लंबाई याद रखनी है, कितने जिलों से गुजरेगी ये ज़रूर याद रखना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रेलवे में। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, भारत में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली थी ये बताना है आपने, और विश्व का भी बता देंगे तो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं देहरादून रेलवे स्टेशन। देहरादून रेलवे स्टेशन जिसकी स्थापना मार्च 1900 में, अभी देखा था ना हमने एक साल ऊपर, सन 1900 में। तो उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का ये अंतिम स्टेशन माना जाता है। सितंबर 2003 में इसको ISO बेहतर प्रबंधन के कारण ISO का दर्जा दिया गया देहरादून रेलवे को सितंबर 2003 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवंबर 2004 में जन शताब्दी एक्सप्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ISO 9001/2000 प्राप्त हुआ है। ISO सर्टिफिकेट नवंबर 2004 में, जो यहाँ से चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसको। तो एक और सवाल आपके लिए, जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है ये किन के नाम के हिसाब से चलती है, यानी किन के शताब्दी वर्ष कंप्लीट होने पर इसको स्टार्ट किया गया था। शताब्दी का मतलब हुआ सेंचुरी। तो एक भारत के महान नेता हैं, उनके 100 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हुए थे तो उसी की याद में जन शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी। तो आपने उनका नाम बताना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है देहरादून रेलवे स्टेशन के बारे में। 3 जनवरी 2001 काठगोदाम से देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा स्टार्ट हुई। अगस्त 2002 देहरादून से दिल्ली के बीच जन शताब्दी रेल सेवा स्टार्ट हुई, अगस्त 2002। और 2002 में ही कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ हुई। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मिल पाई तो मैंने इस वजह से एग्जैक्ट डेट लिखी नहीं है। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि कुछ अन्य जगह से भी फैक्ट ढूंढ के यहाँ पे बताए जाएँ आपको। तो 2002 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ की गई। गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ की गई। अब चलते हैं उत्तराखंड की हवाई सेवा पर। सड़क परिवहन हमने देख लिया और रेल परिवहन भी देख लिया। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे कवर कराने की कोशिश करी है। अगर किसी को इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। सभी लोग मिलके ग्रुप में पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है सभी को। और टेलीग्राम से आपको पूरे PDF मिल जाएंगे, चिंता न करें। और प्रैक्टिस सेट जो मैं इनका कराऊंगा उसमें बचे हुए सारे पॉइंट करा दूंगा। और जैसा हमारा टाइम होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं भारत का परिवहन भी समझा दूं उसी टेस्ट पेपर में। देखते हैं कैसी प्लानिंग बनती है। अब देखते हैं, आपने लगातार बने रहना है, अपना फ़ायदा खुद ही सोचिए। वर्तमान में राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। सबसे पहला है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, अगला पंतनगर फूलबाग उधमसिंह नगर, तीसरा है नैनी सैनी पिथौरागढ़, और चौथा है गौचर चमोली में, पांचवा है चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में। तो हमारे यहाँ केवल 5 जिले हैं जहाँ क्या है हवाई अड्डे हैं, देहरादून, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो 3 हैं हमारे गढ़वाल के और 2 हैं कुमाऊं में। ऐसा सवाल भी तो बन सकता है, और गढ़वाल के कितने जिलों में हवाई अड्डे हैं या कुमाऊं के कितने जिलों में हवाई अड्डे हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है आपने। तो जॉली ग्रांट देहरादून वाले का जो हमारा हवाई अड्डा है उसका अन्य नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। जॉली ग्रांट देहरादून में जो हवाई अड्डा है उसका अन्य नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। और पंतनगर को फूलबाग करके भी पूछ देता है, वो ध्यान रखना है आपने। तो फूलबाग हवाई अड्डा उधमसिंह नगर पंतनगर में है,
और जो चिन्याली सौंड वाला हवाई अड्डा है उत्तरकाशी वाला, तो इसका नया नाम है माँ गंगा हवाई अड्डा, हवाई पट्टी, माँ गंगा हवाई पट्टी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। तो चैप्टर नंबर हमने 13 निपटा दिया। मैंने कोशिश करी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे सारे कवर करने की कोशिश करी, और सभी लोग ये मैप बहुत बढ़िया से बना लें। मैप बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें बढ़िया से कवर हो जाएंगी। और रात 8 बजे हम देखेंगे आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट, रात 8 बजे, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में यूरोपियों का आगमन। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। लाइक और शेयर ज़रूर करें, तभी करें, मैं तो ये कहता हूँ जब आपको पसंद आए। पसंद नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं शेयर करने की। कल मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। धन्यवाद।